बहुत समय पहले एक छोटा सा और शांत गांव था, सूर्यपुरा गांव। चारों ओर फैली सादगी और सन्नाटा इस गांव की पहचान थी। संकरी गलियां, पुराने कच्चे घर और एक अजीब सी खामोशी यहाँ के माहौल को और भी रहस्यमय बना देती थी। ऐसा लगता था जैसे यह गांव अपने भीतर कई अनकही कहानियां छुपाए बैठा हो। सड़क के किनारे ही एक चाय की दुकान थी, करीम चाचा की दुकान। उनके दुकान के सामने रोज की तरह लोग इकट्ठा थे। आज भी वहां भीड़ लगी थी। राजू, भोला और कैलाश, बीच बीच में करीम चाचा भी उनकी बातों में शामिल हो जा रहे थे। कैलाश, ये क्या हाल हो गया यार? घर के अंदर भी इतनी गर्मी लग रही है कि बैठना मुश्किल हो गया। रात को भी चैन नहीं है, नींद ही नहीं आती ठीक से। बार बार उठना पड़ता है गर्मी की वजह से। सही कह रहा है तू। पंखा भी जैसे गर्म हवा ही दे रहा है, बिल्कुल राहत नहीं मिल रही। लगता है इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। हाँ, मैं तो छत पर भी सोकर देख लिया, लेकिन वहां भी गर्म हवा चल रही थी। नीचे आओ तो और बुरा हाल। बस किसी तरह बारिश जल्दी आ जाए, वरना ऐसे ही हालत रहे तो रहना मुश्किल हो जाएगा। सही कहा। अभी तो बस ठंडी हवा का इंतजार है। दुकान के बाहर रात और भी गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फैलने लगा था, जैसे अंधेरा हर चीज को अपने अंदर समेट रहा हो। तुम लोग बस गर्मी समझ रहे हो, पर मैंने ऐसी कड़ाके की ठंड भी देखी है जब सब कुछ जमसा जाता था। उस वक्त भी हालात कुछ अलग ही थे, जैसे हवा में कुछ बदला बदला सा हो। चाचा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी बातों का मतलब क्या है? मुझे कुछ साल पहले की एक घटना याद आ गई। ऐसी ही भयंकर ठंड में हुई थी। बहुत दर्दनाक थी वो बात, आज तक भूल नहीं पाया हूं। चाचा, क्या हुआ था तब? हमें भी बताइए ना। नहीं बेटा, ये कहानी सुनने लायक नहीं है। बहुत दर्दनाक है और डरावनी भी। सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। चाचा, अब तो बता ही दीजिए, हम सुनना चाहते हैं, चाहे जैसी भी हो। हाँ चाचा, आप छुपाइए मत, पूरी बात बताइए। ठीक है, अगर तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो सुनो, लेकिन जो सुनोगे उसे भूल पाना आसान नहीं होगा। माहौल धीरे धीरे और भी भारी होता जा रहा था। इसी बीच करीम चाचा ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाना शुरू किया और बोलते बोलते वह अपने अतीत की गहराइयों में डूबते चले गए। आज से कुछ साल पहले की बात है। उस समय गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उसी दौरान एक नया मास्टर आया था, अमितेश शर्मा। वह शहर से आया हुआ था और गांव में होने वाली अजीब घटनाओं से बिल्कुल अनजान था। उसके गांव में कदम रखते ही जैसे ठंड ने और भी भयानक रूप ले लिया था। हड्डियां कंपा देने वाली सर्द हवाएं चलने लगी थी और चारों तरफ इतना घना कोहरा छा गया था कि कुछ दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो जाता था। कच्ची सड़कें और सुनसान गलियां उस कोहरे में जैसे गुम हो जाती थीं। हर तरफ ओस जमी हुई थी और ठंड अपने चरम पर थी। स्कूल से लौटते लौटते शाम ढल चुकी थी और अब उसे उन वीरान गलियों से गुजरते हुए उस असहनीय ठंड और घने कोहरे के बीच अपने घर तक पहुंचना था। ये कैसी ठंड है? शहर में भी सर्दी पड़ती है, लेकिन इतनी नहीं। हाथ पैर जैसे सुन्न हो गए हैं और ये कोहरा कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। रास्ता भी ठीक से नजर नहीं आ रहा। लगता है जल्दी निकलना चाहिए यहां से। उफ, सांस से भी धुआं निकल रहा है, जैसे सब कुछ जमता जा रहा हो। बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं। यह सन्नाटा भी अजीब लग रहा है, एकदम सुनसान, जैसे कोई आसपास है भी या नहीं। उसी समय घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड के बीच अमितेश शर्मा के पास से अचानक एक धीमी और ठंडी आवाज गुजरी। वह आवाज सुनते ही उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने मुड़कर देखा तो सामने गांव के एक बुजुर्ग खड़े थे, रामलाल काका। उनकी उम्र काफी ज्यादा थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। ठंड के बावजूद वह बिल्कुल स्थिर खड़े थे, जैसे उन्हें इस मौसम का कोई असर ही ना हो रहा हो। अमितेश शर्मा उनसे उम्र में काफी छोटा था, फिर भी रामलाल काका उसे हमेशा आप कहकर सम्मान देते थे और उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता झलकती थी। रुकिए मास्टर साहब, इतनी देर में अकेले इस कोहरे में चलना ठीक नहीं है। रास्ते आजकल वैसे भी साफ नहीं रहते और ये ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अरे काका नमस्ते, मैं बस घर ही जा रहा था।
थोड़ा देर हो गई आज स्कूल से, इसलिए जल्दी पहुंचने की सोच रहा हूं। जल्दी कभी कभी ठीक नहीं होती साहब, खासकर ऐसे मौसम में। आप नए हैं इस गांव में, इसलिए सब कुछ नहीं जानते। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चल देता हूं। नहीं काका, तकलीफ क्यों करते हैं आप? मैं चला जाऊंगा, बस थोड़ा ही रास्ता बाकी है। तकलीफ की बात नहीं है मास्टर साहब, कुछ रास्ते अकेले तय करना सही नहीं होता। चलिए मैं साथ चलता हूँ, वैसे भी मुझे उसी तरफ जाना है। ठीक है काका, अगर आप कह रहे हैं तो साथ चल लेते हैं। सच कहूं तो ये कोहरा और ठंड थोड़ी अजीब लग रही है। अजीब तो है ही साहब, और हर अजीब चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बस आप मेरे साथ चलते रहिए और रास्ते में पीछे मुड़कर मत देखिएगा। फिर अमितेश शर्मा चुपचाप रामलाल काका के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते गए, जहां हर कदम के साथ सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। कुछ ही देर में वे एक बड़े से वीरान खेत के पास पहुंच गए। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था और कोहरा बार बार चारों ओर फैलकर सब कुछ ढक लेता था। जब जब कोहरा हल्का सा छंटता, तब खेत की धुंधली धुंधली आकृति नजर आती, जैसे कोई अधूरी तस्वीर सामने उभर रही हो। इसी बीच अचानक अमितेश की नजर खेत के बीचों बीच टिक गई, जहां एक काला सा साया बिल्कुल स्थिर खड़ा दिखाई दे रहा था, जैसे वह कब से वहीं उनका इंतजार कर रहा हो। काका, काका वो देखिए, खेत के बीच में कुछ खड़ा है। ये कोई इंसान है क्या? इतना काला सा साया और बिल्कुल हिल भी नहीं रहा। काका, वो हमारी तरफ देख रहा है क्या? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम यहां से चलें क्या? काका, ये ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें ही देख रहा हो। मास्टर साहब, उसकी तरफ बिल्कुल मत देखिए, नजर नीचे रखिए और चलते रहिए। जो दिख रहा है उसे देखने की गलती मत कीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे बात करने या रुकने की जरूरत नहीं है। आप बस मेरे पीछे पीछे चलते रहिए और ध्यान रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी तरफ दोबारा मत देखिए। तभी खेत के बीचों बीच खड़ा वह काला साया धीरे धीरे हिलता हुआ सा प्रतीत हुआ, और अगले ही पल एक ठंडी और औरत जैसी आवाज चारों तरफ गूंज उठी, मानो वह सीधे उन्हीं को पुकार रही हो। मास्टर जी, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी जल्दी क्या है? इधर आइए, मेरी तरफ देखिए। आप अकेले नहीं हैं, मैं यही हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ। डरिए मत, पास आइए, आपको कुछ नहीं होगा। बस एक बार मेरी तरफ देख लीजिए। काका, ये आवाज आपने सुनी ना? ये कौन बुला रहा है हमें? काका, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो हमें ही बुला रही है। हम रुक जाएं क्या? चुप रहिए, एक शब्द भी मत बोलिए। उसकी तरफ बिल्कुल मत देखिए, नजर नीचे रखिए और बस मेरे पीछे पीछे चलते रहिए। जो भी सुनाई दे उसे अनसुना कर दीजिए, वरना बात बिगड़ सकती है। रामलाल काका की आवाज में ऐसा डर घुला हुआ था कि अमितेश शर्मा के मन में उठे सारे सवाल वहीं दब कर रह गए। उनकी घबराहट साफ महसूस हो रही थी और उसी डर ने अमितेश को भी खामोश कर दिया। उसने कुछ और पूछने की कोशिश ही नहीं की, बस चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा, जैसे किसी अनदेखे भय ने उसे जकड़ लिया हो। अगली रात अमितेश बाजार से लौट रहा था। नया नया गांव था, इसीलिए उसे लौटने में देर हो गई थी। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ वही गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। चलते चलते अचानक वही खेत फिर से उसके सामने आ गया। उसने एक पल रुककर चारों ओर नजर दौड़ाई। कोहरा पहले की तरह ही फैला हुआ था, लेकिन इस बार वहां कुछ अलग था। खेत के बीचों बीच, जहां उसने पिछली बार वह काला साया देखा था, इस बार वहां कुछ भी नहीं था। तो ये था वो डरावना साया। कुछ भी नहीं है यहां, बस बेकार की बातें फैलाई हुई हैं सबने। काका भी ना ऐसी ऐसी बातें करके डरा रहे थे जैसे सच में कुछ हो।
गांव वाले भी कमाल हैं, हर चीज में भूत प्रेत ढूंढ लेते हैं। असल में कुछ होता ही नहीं। कल तो ऐसे डर गया था मैं भी, लेकिन आज देखो यहां तो कुछ भी नहीं है। सच में बेवजह ही इतना डर बना रखा है लोगों ने। जैसे ही अमितेश शर्मा वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा, उसके शरीर में अचानक एक तेज सिहरन दौड़ गई। उसका पूरा बदन बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। कांपते हुए उसने फिर से खेत की ओर नजर डाली और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह साया फिर से वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार वह साफ दिख रहा था। वह एक औरत थी जिसकी साड़ी का आंचल हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, मगर आंचल का वो अजीब सा लहराना उसे और भी डरावना बना रहा था, जैसे वह किसी को अपनी ओर बुला रही हो। आ गए तुम? मैं जानती थी तुम वापस आओगे। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। इधर आओ, डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। लेकिन तुम फिर आ गए? फिर से मेरी मेहनत बर्बाद करने आए हो? मेरा खेत उजाड़ने आए हो? मैंने मना किया था ना, फिर भी नहीं माने तुम। अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, जान से मार दूंगी, यही खत्म कर दूंगी। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैं तो बस रास्ते से जा रहा था। मैंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आप गलत समझ रही हैं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहां दोबारा नहीं आऊंगा। कृपया मुझे मत नुकसान पहुंचाइए। मैं सच कह रहा हूं, मैंने आपका खेत नहीं बिगाड़ा, मैं कसम खाता हूं। हे भगवान, ये क्या था? मुझे यहां से निकलना होगा अभी अभी। बिना एक पल की भी देर किए मास्टर तेजी से वहां से भागने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थीं और पीछे छूटता हुआ वह सन्नाटा जैसे उसका पीछा कर रहा था। बचाओ, कोई तो बचाओ। वो मेरे पीछे आ रही है क्या? नहीं, मैं रुक नहीं सकता, बस भागते रहना है। भाग रहे हो? मुझसे बचकर कहां जाओगे? रुको, वापस आओ, अभी हिसाब बाकी है। तुमने सोचा था मैं भूल जाऊंगी? नहीं, मैं सब याद रखती हूँ। जितना भागोगे उतना करीब आऊंगी मैं। आज नहीं बच पाओगे, सुन रहे हो? आज नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। बस घर पहुंच जाऊं, प्लीज कोई मेरी मदद करो। कुछ दूर आगे बढ़ते ही वह सीधे रामलाल काका के घर के सामने पहुंचकर अचानक गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जब उसने नजर उठाई तो देखा रामलाल काका दरवाजे पर खड़े उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी, जैसे उन्हें पहले से ही अंदेशा हो कि मास्टर के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी हो। काका, मैं आपके घर में कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मेरे दरवाजे के बाहर गिरे पड़े थे मास्टर साहब। हालत बहुत खराब थी आपकी, इसलिए अंदर ले आया। शांत हो जाइए, धीरे धीरे बताइए क्या हुआ। वो औरत काका, मैंने उसे देखा। वो मुझे बुला रही थी। पहले वो प्यार से बात कर रही थी, फिर अचानक गुस्से में आ गई। कहने लगी कि मैंने उसका खेत बर्बाद कर दिया। जैसा मुझे डर था वैसा ही हुआ। लेकिन काका, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस रास्ते से जा रहा था। वो मुझे मारने की बात कर रही थी। आपकी गलती नहीं है, पर जो आपने देखा वो साधारण नहीं है। काका, वो आखिर थी कौन और ऐसा क्यों बोल रही थी? जिस औरत को आपने देखा वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत कई साल पहले हो चुकी है। क्या मतलब वो एक? हाँ, और उसकी कहानी बहुत दर्दनाक है, उसी खेत से जुड़ी हुई। काका, मुझे सब कुछ जानना है। आखिर उसके साथ क्या हुआ था? ठीक है, लेकिन जो आप सुनने जा रहे हैं वो आसान नहीं होगा। यह करीब 5 साल पहले की बात है। इस गांव में एक बहुत ही गरीब औरत कमली रहा करती थी। उसका पति लंबे समय से बीमार था।
इसीलिए घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। वह गांव के सेठ के खेतों में दिन रात जानवरों की तरह काम करती थी। सुबह से लेकर देर तक मेहनत करने के बाद भी उसे कभी पूरा मेहनताना नहीं मिलता था। सेठ उसे काम तो भरपूर करवाता, लेकिन पैसे देने के वक्त टाल देता या कम दे देता था। एक दिन हिम्मत जुटाकर कमली सीधे सेठ के घर पहुंच गई। उस समय सेठ आराम से आंगन में बैठा हुआ धूप सेंक रहा था, जैसे उसे किसी बात की कोई चिंता ही ना हो। सेठ जी, मैं अपने पिछले महीने की पगार लेने आई हूँ। अभी तक मुझे पूरे पैसे नहीं मिले हैं। कौन से पैसे? तुझे तेरे काम का हिसाब मिल चुका है, ज्यादा लालच मत कर। नहीं मालिक, आपने पूरा नहीं दिया। मैं रोज सुबह से शाम तक आपके खेतों में काम करती हूँ। काम करती है तो क्या हुआ, उतना ही मिलता है जितना दिया गया है। और चाहिए तो और काम कर। ये रोने धोने का नाटक कहीं और करना, यहाँ नहीं चलेगा ये सब। मालिक, दिन भर आपके घर और खेतों में खटती हूँ, अब इससे ज्यादा क्या करूँ? घर में खाने तक के लाले पड़ गए हैं। मुझे तेरी कहानी सुनने का वक्त नहीं है, समझी? काम कर तभी पैसे मिलेंगे। मालिक, दया कीजिए, मेरे पति भी बीमार हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया है। मैंने जितना कहा गया था उतना काम किया है मालिक, बस मेरा हक दे दीजिए। बहुत बोलने लगी है तू, चल निकल यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मालिक, कृपया मेरा हक मत छीनिए। कहा ना, निकल जा यहाँ से। दोबारा मेरे सामने दिखी तो ठीक नहीं होगा। उस दिन कमली मायूस होकर बिना कुछ पाए ही चुपचाप अपने घर लौट गई। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ बेबसी साफ झलक रही थी, जैसे उसकी मेहनत की कोई कीमत ही ना हो। अगली सुबह जब वह खेत पर पहुंची तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरी फसल बुरी तरह रौंदी हुई थी, जैसे किसी ने रातों रात सब कुछ तबाह कर दिया हो। मिट्टी बिखरी हुई थी और पौधे टूटकर इधर उधर पड़े थे। तभी अचानक उसी वक्त गांव का सेठ भी अपने खेतों पर आ पहुंचा और उसकी नजर जैसे ही उस उजड़ी हुई फसल पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। ये क्या कर दिया तूने कमली? मेरी पूरी फसल उजाड़ दी, रातों रात सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने। नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अभी अभी आई हूँ खेत पर। चुप, झूठ मत बोल। कल पैसे मांग रही थी ना, नहीं मिले तो बदला लेने आ गई। तेरे अलावा और कौन करेगा ये सब? गांव में किसकी इतनी हिम्मत है? तू ही है जिसने ये सब किया है। मालिक, मैं कसम खाती हूँ, मैं रात में यहाँ आई ही नहीं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? बहुत चालाक बन रही है तू, अब सीधा नहीं मानेगी। आज सच निकलवाता हूँ, पकड़ो इसे। इतनी हिम्मत आ गई है कि मेरी फसल उजाड़ दे। सबक सिखाओ इसे, मारो इसे जब तक ये सच कबूल ना कर ले। नहीं मालिक, मैं गरीब हूँ पर गलत नहीं। मैं आपकी मेहनत क्यों बर्बाद करूंगी? मालिक, कृपया मेरी बात सुन लीजिए, मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर दया कीजिए। सेठ ने गुस्से में अपने आदमियों की तरफ इशारा किया। उसके इशारे भर की देर थी कि सभी लोग कमली पर टूट पड़े। बेबस कमली कुछ समझ पाती, उससे पहले ही उसे चारों ओर से घेर लिया गया। उसकी पुकारें उस सुनसान खेत में ही दब कर रह गईं और कुछ ही पलों में पीट पीट कर उसकी वहीं जान ले ली गई। कमजोर शरीर होने की वजह से कमली इतनी मार सह नहीं पाई। कुछ ही देर में उसकी सांसें वहीं उसी खेत में थम गईं, जहां उसने अपनी मेहनत के दिन गुजारे थे। उस दिन के बाद से कहा जाता है कि उसकी बेचैन आत्मा उसी खेत में भटकती है। जो भी आदमी उस खेत के सामने से गुजरता है, उसे लगता है जैसे वह फिर से उसकी मेहनत उजाड़ने आया हो, और फिर वह उसे वहीं उसी जगह पर खत्म कर देती है। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और डरावनी और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।